हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रॉक्सिमा एजुकेशन हब पर। जैसा कि हमने पटवार 2025 के लिए एक सीरीज का आगाज किया था, उसका नाम था क्विक रिवीजन सीरीज, जो कि पूरी साइंस की है। उसकी क्लास नंबर 4 आज है और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं और फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और तंत्रिका तंत्र के अंदर सबसे जो मुख्य रूप से हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी इस बात से तो बिल्कुल परिचित हैं कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, यानी कि अब हमारी जो पूरी बॉडी होती है उस पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रण और जो समन्वय करता है, वो सारा सिस्टम, सारी प्रणाली एक तंत्रिका तंत्र के आधार पर संपन्न होती है। तंत्रिका तंत्र यानी कि एक पूरा एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को किस प्रकार की एक्टिविटीज करनी है या कौन सी नहीं करनी है, किस प्रकार का आवेग देना है, कौन सा नहीं देना है, ये सारा सिस्टम जो संपन्न करता है उस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का अध्ययन यानी कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत न्यूरो साइंस या न्यूरोलॉजी मतलब जो नर्वस सिस्टम है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरो शब्द जो है, न्यूरो, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। जैसे कि एक वर्ड होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। तो ये न्यूरो या नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, ये तीनों जो वर्ड है ये पूरे तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। आइए हम चलते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। और अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र भी हमारी बॉडी में जो हार्मोन नियंत्रण का, हार्मोन श्रावण का, हार्मोन कंट्रोल का एक जो सिस्टम है, हमारी बॉडी को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए जो संदेशवाहक, जो मैसेंजर होते हैं, जिन्हें हम हार्मोन भी कहते हैं, उन हार्मोन का सारा जो कार्य करता है वो जो तंत्र होता है वो होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र मतलब अंतःस्रावी तंत्र जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कंप्लीट होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं पूरे शरीर में, और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो उत्पाद होते हैं, हमने इससे पिछली वाली क्लास में भी चर्चा की थी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो उत्पाद होते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं, और जो बहिःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके जो उत्पाद होते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की एक खास बात होती है कि इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, और ये अपने उत्पाद जो कि हार्मोन कहलाते हैं, इन हार्मोनों को डायरेक्टली रक्त में प्रवाहित करती हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि हार्मोन भी मैसेज का कार्य करता है, मैसेंजर का कार्य करता है, और तंत्रिका तंत्र जो है ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज ट्रांसफर करने का काम ही करता है, और मैसेज ट्रांसफर के माध्यम से ही हमारी पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करते हैं। तो दोनों जो सिस्टम है यानी कि एक तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम है दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे पूरे जो शरीर है, हमारे पूरे शरीर में जो जितना भी तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है उस सारे सिस्टम को एक साथ हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है कि मानव तंत्रिका तंत्र या कोई सा भी तंत्रिका तंत्र हो, उसकी क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या है। जैसे कि कोई पूछे कि मानव शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है, यानी कि अरबों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। उसी प्रकार अरबों न्यूरॉन से यानी कि अरबों तंत्रिका कोशिकाओं से, न्यूरॉन यानी कि होता है तंत्रिका कोशिका। और ये न्यूरॉन वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार एज इट इज उठाकर दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि तंत्रिका कोशिका हिंदी में बार बार ये वर्ड दिया जाए, ऐसा नहीं है।
न्यूरॉन वर्ड को भी डायरेक्टली पेपर में दे देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार पूरे मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका है, उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र जो होता है इसकी भी एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, और लगभग हमारे शरीर में 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं, यानी कि इतने अरब न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका तंत्र बनता है, इसलिए यह संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। कितने न्यूरॉन होते हैं? मैसेज भेजने के लिए ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी के रूप में जुड़े होते हैं और पूरे शरीर में मैसेज ट्रांसफर करते हैं। पूरे शरीर को मैसेज के ट्रांसफर करने के आधार पर ही एक दूसरे को ये कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, इसके कितने भाग होते हैं? तो एक जो न्यूरॉन होता है तंत्रिका कोशिका है, इसको हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। जब 9th-10th में भी इसका डायग्राम जो है बोर्ड एग्जाम में 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें लगभग अधिकांश तौर पर जो न्यूरॉन है तंत्रिका कोशिका है उसका डायग्राम देखने को हमें मिलता था बहुत। तो न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में तो हम 9th-10th स्टैंडर्ड से डिस्कस करते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं। इसके भाग होते हैं 3। एक तो होता है सेल बॉडी यानी कि कोशिकाएं, दूसरा होता है तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन, और एक लास्ट का जो बिल्कुल छोटे छोटे रेशों के आकार का आकृति जो दिखती है उसे कहते हैं डेंड्राइट्स यानी कि ध्रुमिकाएं। पहला भाग होता है सेल बॉडी यानी कि कोशिकाएं, दूसरा भाग होता है तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन, और तीसरा भाग होता है ध्रुमिकाएं यानी कि डेंड्राइट्स। नेक्स्ट है कि कोशिकाएं जो होता है, सेल बॉडी जो होता है, इसका मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, और इस सेल जो बॉडी होती है इस कोशिकाएं में एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिस छोटे छोटे कण होते हैं जिसे निसल नामक वैज्ञानिक ने उन कणों की खोज करी कि सेल बॉडी में या कोशिकाएं में ये कण पाए जाते हैं, इसीलिए उनके नाम पर ही डेडिकेटेड है निसल्स के कण, यानी कि उन कणों को निसल्स के कण कह दिया गया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निसल्स कण जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं मेनली, तो वो पाए जाते हैं न्यूरॉन के पहला भाग जो कि सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे मुख्य भाग होता है कोशिकाएं में। ठीक है, इस बात का जरूर से ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट चलते हैं, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम कितने भागों में डिवाइड है और उसके भी फिर सब पार्ट में जो डिवाइड है उनको हम देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। जो तंत्रिका तंत्र होता है ये मेनली 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये भी आगे जाके डिवाइड होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और एक होता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। और ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। मतलब 2 प्रकार, मतलब 2 भागों में ये डिवाइड होता है। ठीक है, और ऐच्छिक तंत्रिका होता है, इसमें तंत्रिकाएं जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके प्रकार है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो ये लगभग 3 प्रकार की होती हैं, और ये 3 प्रकार होते हैं। एक तो संवेदी तंत्रिकाएं, एक प्रेरक तंत्रिकाएं, और इनकी जो बीच की एक और होती हैं वो मध्यस्थ तंत्रिकाएं होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं वो होती हैं जो किसी सूचना को लेकर आती हैं ब्रेन तक, और प्रेरक तंत्रिकाएं वो होती हैं जो दिमाग है वो अपने संकेत उद्दीपकों के आवेगों के माध्यम से जो भेजता है उनको लेकर जाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उनको कहते हैं प्रेरक तंत्रिका यानी कि मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन यानी कि चीजों को सेंस करके लाता है, और मोटर न्यूरॉन जो होता है बिल्कुल वाहक के रूप में कार्य करता है, संकेतों को ले जाने के रूप में और लाने के रूप में। जो वहां से सेंस को, इन जो संवेदनाओं को लेकर आता है वो है संवेदी तंत्रिका तंत्र। सबसे जो मेन पार्ट है तंत्रिका तंत्र का वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो CNS होता है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु।
हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये भी 3 भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो आगे जाके 3 भागों में डिवाइड होता है। अग्र मस्तिष्क जो कि सारे सबसे बड़ा पार्ट होता है, फिर होता है मध्य मस्तिष्क, फिर होता है पश्च मस्तिष्क, और एक भाग और होता है मेरु रज्जु, यानी कि रीढ़ की हड्डी। जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी है, उसके लास्ट पार्ट पर जो पाया जाता है वो है मेरु रज्जु। ये बहुत सारी कपाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना एक सिस्टम है जो कि बिल्कुल माइंड की तरह ही, दिमाग की तरह ही कार्य करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि इसके सहायक, मस्तिष्क के सहायक अंग के रूप में ये कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को ये अपने आप में कंप्लीट करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे कि जो बिल्कुल सडनली होती हैं, एक उत्तेजना के फलस्वरूप होती हैं, जैसे कि किसी गर्म जगह पर अगर टच हो जाए हाथ, तो जल्दी से हाथ अपने आप पीछे हो जाते हैं, उन सेंस चीजों को सेंस करने के बाद। इस तंत्रिका तंत्र के डायग्राम को बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि मुख्यतः ये 2 प्रकार का होता है। देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मेरु रज्जु किस प्रकार का एक सिस्टम है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का है, या स्वायत्त का है, या फिर परिधि का है। तो ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो सबसे जो मेन पार्ट है वो सीएनएस सिस्टम है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और एक होता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है, ब्रेन के आगे जाके 3 पार्ट होते हैं, वो होते हैं अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। नेक्स्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि 2 भागों में आगे डिवाइड होता है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, एएनएस भी से कहते हैं, और ये प्राणुकंपी और अनुकंपी में आगे जाके डिवाइड होता है। इस डायग्राम को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चन तैयार होते हैं, और क्वेश्चन नहीं भी बने ज्यादा तो पूरे तंत्रिका तंत्र को जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में एक आउटलाइन दिमाग में सेट हो जाएगी। और ये वाली जो आउटलाइन है ये बिल्कुल यहाँ सेट होना जरूरी है, क्योंकि सारा जो चैप्टर है इसी के भागों को डिवाइड करके करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूरॉन, जिसके बारे में हमने बात करी कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, और ये कोशिका जो होती है एक बार अगर डैमेज हो जाती है तो उसके बाद इसकी बनने की कोई संभावना नहीं होती। इसीलिए जो ब्रेन है उसको इतना सेफ्टी से रखा गया है, और साथ में जो कपाली और ये मेरु तंत्रिकाएं होती हैं ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पीछे सेफ्टी के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है, और इसके मुख्यतः 3 पार्ट हमने पढ़े थे। ये जो ये पूरा जो पार्ट है, ये देखिए आप, कोशिकाएं पहला भाग ये, और दूसरा भाग जो होता है तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन, ये दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट जो होता है ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये तीसरा पार्ट होता है। पहला पार्ट कोशिकाएं, दूसरा पार्ट तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन, और तीसरा ध्रुमिकाएं यानी कि डेंड्राइट्स। ठीक है, और इनके बीच में ध्यान रखना है, देखो कोशिकाएं के बीचों बीच बिल्कुल केंद्रक होता है, और इसके बीच में ये जो कण है, इस जो लिक्विड में यहाँ पे केंद्रक द्रव्य भरा होता है, यानी कि इसमें एक लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड में जो ये लाल लाल बिल्कुल जो कण दिख रहे हैं, और ये जो कण है ये निसेल ग्रेनुअल है, यानी कि निसेल के कण है, और ग्रेनुअल यानी कि छोटे छोटे कण है। तो निसेल नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज करी, इसलिए इसको निसेल ग्रेनुअल कहते हैं, या निसेल्स के कण भी कहते हैं। ठीक है, निसेल के कण। ठीक है, और ये होती है ध्रुमिकाएं, ये नहीं होती ध्रुमिकाएं, ये होती हैं, ये देखो पूरा सेल बॉडी, ये ध्रुमिकाएं डेंड्राइट्स, और ये पूरी जो लंबी श्रृंखला दिख रही है ये क्या है, एक्सोन। ठीक है, तो 3 पार्ट मेन थे, एक हो गया कोशिकाएं, दूसरा हो गया तंत्रिकाक्ष एक्सोन, और तीसरा हो गया ध्रुमिकाएं यानी कि डेंड्राइट्स। ठीक है, तो इसके आगे जो मेन चीजें हैं वो 2-3 चीजें ये हैं वो जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि इस एक्सोन पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं।
इन एक्सोन पर जो पाई जाने वाली छोटी छोटी जो नोड संरचनाएं होती हैं, यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखिए ये जो नोड है, यानी कि ये जो बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये माइलिन की शीट है, यानी कि माइलिन का आवरण है। ये देखिए यहाँ पर है माइलिन शीट, यानी कि माइलिन का आवरण है, और इन माइलिन आवरण के मध्य में एक ये बिल्कुल जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये पॉइंट, ये है यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये है स्वान सेल, यानी कि स्वान कोशिकाएं, और इनके बीच का जो गैप है, ये छोटे छोटे जो नोड है उसको कहते हैं रेनवियर के नोड। ये बिल्कुल डायग्राम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, एक बार और इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ये पूरा एक्सोन है, ये पूरी सेल बॉडी है, और ये जो बिल्कुल रेशों के रूप में बाहर जो निकले हुए हैं ये डेंड्राइट्स हैं। नेक्स्ट देखिए कि इस एक्सोन पर ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है माइलिन का आवरण, और इस स्ट्रक्चर के बीच ये जो ब्लैक पॉइंट है ये एक सेल है जिसे कहते हैं स्वान कोशिका। और इन दो स्ट्रक्चर के, दो माइलिन के शीट के बीच जो छोटी जगह है, ये जो छोटी जगह है, ये जो बिल्कुल जहां से ये खंड है, जहां से एक सेक्शन बना हुआ है, ये सेक्शन कहलाता है रेनवियर के नोड। अब देखिए ये होती है छोटी छोटी सिनेप्टिक पुटिकाएं। सिनेप्टिक पुटिकाएं ये जो दिख रही है आपको, ये पुटिका के रूप में ये सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं, और इसके माध्यम से नेक्स्ट जो तंत्रिका कोशिका होगी उससे ये दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं एक दूसरे से इस प्रकार कनेक्ट होगी। जो दूसरी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होगी उसके डेंड्राइट से ये सिनेप्टिक पुटिका जुड़ जाएगी, और इन्हीं सिनेप्टिक पुटिकाओं के माध्यम से मैसेज एक तंत्रिका कोशिका से, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट देखिए सिनेप्सिस प्रक्रिया, यानी कि वो जो सिनेप्टिक पुटिकाएं थी, वो जो सिनेप्स, जो दो तंत्रिकाओं के मध्य का खालिस्तान जो कहलाता है वो कहलाता है सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं के मध्य का खालिस्तान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। वहां पर होती है सिनेप्टिक पुटिकाएं। जो ये सिनेप्टिक पुटिकाएं हैं, यानी कि जो सिनेप्सिस की एक जो प्रोसेस है, ये सिनेप्सिस प्रोसेस द्वारा दो न्यूरॉन के मध्य सूचनाएं ट्रांसफर होती है। क्योंकि जब एक तंत्रिका कोशिका होती है, तो जब दूसरी तंत्रिका कोशिका आएगी तो वो यहाँ सिनेप्टिक नोड के द्वारा जुड़ेगी। दूसरी वाली तंत्रिका कोशिका का ये बिल्कुल आगे वाला पार्ट और पहले वाली तंत्रिका कोशिका का सिनेप्टिक यानी कि पीछे वाला पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो पीछे वाली जो तंत्रिका कोशिका होती है यानी कि दूसरी तंत्रिका कोशिका, उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं यानी कि ध्रुमिकाएं, वो इनसे सिनेप्टिक पहले वाली तंत्रिका कोशिका के सिनेप्टिक नोड से कनेक्ट होके फिर यहाँ से सूचनाएं आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ती हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि सिनेप्टिक प्रक्रियाएं या सिनेप्टिक प्रक्रियाएं द्वारा दो न्यूरॉनों के मध्य सूचनाएं ट्रांसफर होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो तंत्रिकाएं कोशिकाएं अगर एक्सोन के बेसिस पे देखें, एक्सोन के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, किसके आधार पर? एक्सोन के आधार पर। एक्सोन के आधार पर ये होती है तीन प्रकार की। देखिए, एक ध्रुवीय न्यूरॉन यानी कि जिसमें सिर्फ एक एक्सोन हो, केवल एक एक्सोन हो, और इसका एग्जाम्पल ये त्वचा में और मांसपेशियों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है द्विध्रुवीय न्यूरॉन यानी कि जिसमें एक एक्सोन और एक ध्रुमिका हो। और तीसरा एग्जाम्पल है ईएनटी, मतलब यह होता है आंख, नाक और गला। ठीक है, ईयर, नोज और थ्रोट, ईएनटी। और ये ईएनटी मतलब आंख, नाक, गले में जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है वो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं होती है। और जो त्वचा और मांसपेशियों में, मसल्स में और स्किन में जो न्यूरॉन होते हैं वो एक ध्रुवीय न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट है बहुध्रुवीय न्यूरॉन। ये जो बहुध्रुवीय न्यूरॉन है ये अधिकांश यानी कि पूरी बॉडी में लगभग ज्यादातर यही पाए जाते हैं। और इसमें जो होता है वो क्या होता है कि एक एक्सोन होता है और बाकी सारी क्या होती है? एक से ज्यादा ध्रुमिकाएं। तो कोई पूछे अगर कि एक ध्रुवीय न्यूरॉन क्या होता है तो आप बताओगे जिसमें सिर्फ एक एक्सोन होता है। द्विध्रुवीय न्यूरॉन क्या होता है? जिसमें एक एक्सोन प्लस एक डेंड्राइट यानी कि ध्रुमिका होती है। जबकि बहुध्रुवीय जो न्यूरॉन होते हैं यानी कि जो अधिकांश बॉडी में पाए जाते हैं, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये बताओगे कि एक एक्सोन प्लस उसमें एक से अधिक यानी कि अनेक
द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। पहले तो था एक्सोन के आधार पर, यानी कि छोटे छोटे जो प्रवर्ध होते हैं उनके आधार पर, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। अब है तंत्रिका कोशिकाएं किनके आधार पर? कार्य के आधार पर। इसके आधार पर, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर हमने पहले चर्चा कर ली, एक होती है सूचनाएं लाने वाली संवेदी, दूसरी होती है मध्यस्थ, और तीसरी होती है चालक यानी कि मोटर न्यूरॉन। ये तो होते हैं मोटर न्यूरॉन, ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और ये कौन से होते हैं? मोटर न्यूरॉन। ये मध्यस्थ का इतना कोई ज्यादा काम नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका संवेदी यानी कि जो सेंसरी है और मोटर न्यूरॉन है यानी कि चालक तंत्रिका है, इनका ध्यान रखना है। सूचनाओं को जो लाती है, मतलब जो सेंस को लाती है, संवेदनाओं को जो लाती है, उस तंत्रिका कोशिका का नाम है संवेदी। साथ में अगर जब वो जो सूचनाएं लाने के बाद जब दिमाग में यानी कि मस्तिष्क में सूचनाएं जाकर जो मस्तिष्क वापस जो संदेश देता है, उन आवेगों को ले जाने वाला कौन होता है? मोटर न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से वही तंत्रिका तंत्र वाला सिस्टम, सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क, जिसमें मेरुरज्जु, ठीक है, और परिधीय, परिधीय के दो भाग, स्वायत्त और ऐच्छिक, स्वायत्त के भी दो भाग, अनुकंपी और परानुकंपी। डायग्राम याद रखिएगा। नेक्स्ट, यह है मस्तिष्क का डायग्राम यानी कि ब्रेन का डायग्राम। देखिए, ये जो पूरा आवरण आपको दिख रहा है, ये बाहरी बार का, तो ये पूरा बार का जो आवरण है, यानी कि यहां से लेकर ये पूरा जो बार का आवरण है, ये तो पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क ही है। जो पश्च मस्तिष्क है वो तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और जो मध्य मस्तिष्क है वो ये वाला पार्ट है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये वाला पूरा पार्ट ये पश्च मस्तिष्क है, जबकि जो मध्य मस्तिष्क होता है ये बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये जो बाहर से जो आवरण दिख रहा है, ये जो बाहर से आवरण दिख रहा है, ये तो पूरे का पूरा 80% भाग, तो लगभग 80% भाग मतलब अग्र मस्तिष्क का होता है। कितना? 80% भाग। सबसे जो मेन पूरा पार्ट है वो अग्र मस्तिष्क का है। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क और लास्ट में आता है पश्च मस्तिष्क। देखिए, अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा पार्ट होता है थैलेमस, और फिर होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो प्रमस्तिष्क है, ये दोनों तरफ दो भागों में, दिमाग बिल्कुल दो भागों में बटा होता है। एक खांच के द्वारा, एक बिल्कुल छोटी सी खांच होती है, उसके द्वारा दो गोलार्धों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहते हैं। और ये जो दोनों गोलार्ध हैं, ये कार्पस कैलोसम के द्वारा, ये 3D डायग्राम नहीं है, 2D डायग्राम है। आप एक बार इमेजिन करिए 3D डायग्राम कैसा है, यानी कि ब्रेन कैसा दिखता है। तो ब्रेन बिल्कुल दो भागों में ऊपर से बटा हुआ दिखाई देता है। वो दो भाग कहलाते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध, और वो जो दो भाग है वो एक खांच के द्वारा बटे होते हैं, बिल्कुल उनके बीच एक खाई सी रहती है। वो दोनों जो गोलार्ध होते हैं, दोनों भाग होते हैं, वो किसके द्वारा जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं कार्पस कैलोसम के द्वारा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के भी दो पार्ट होते हैं, एक कार्पोरा क्वाड्रोजेमिना होता है ना, और एक कार्पोरा सेरिब्राई होता है। नेक्स्ट है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, ये एक तो होता है पोन्स, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला। ठीक है, और जो ब्रेन स्टेम है, क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क स्तंभ। मस्तिष्क स्तंभ, तो मस्तिष्क स्तंभ में क्या होता है? देखिए, ये रहा मस्तिष्क स्तंभ, यानी कि पूरा का पूरा तो पश्च मस्तिष्क और पूरा का पूरा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और ये जो जा रही है नीचे, ये मेरुरज्जु जाती है यहाँ से, यानी कि ये मेडुला से स्टार्ट होती है मेरुरज्जु। जो मेडुला पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क का लास्ट पार्ट जो होता है, वो पूरे ब्रेन को पीछे रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, मेरुरज्जु से जोड़ता है। आगे ध्यान से और देखिएगा, आगे इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, यानी कि दो भागों में होता है, बटा होता है। एक तो होता है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और एक होता है मेरुरज्जु।
और मस्तिष्क के भी 3 पार्ट है आगे, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। इन तीनों पार्ट के बारे में आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क के आगे हमने 3 भाग पढ़े हैं, इसीलिए मैं बार बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जो डायग्राम हमने देखा है, जो बिल्कुल अलग अलग भागों में जिनको बांटा है, वो जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको बिल्कुल बार बार उसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है उसकी आउटलाइन पर चलता है। उसकी ये पूरे जो चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम का, इसकी जो एक आउटलाइन है वो पूरी की पूरी आउटलाइन उस डायग्राम में अंतर्निहित है। यानी कि अगर आप उस डायग्राम को याद करते हो तो ये चैप्टर बहुत इजी वे में आपको दिखेगा। अग्र मस्तिष्क यानी कि जैसा कि हमने देखा कि पूरा जो आवरण है लगभग वो तो अग्र मस्तिष्क होता है, और अग्र मस्तिष्क का भी जो प्रमस्तिष्क होता है ये पूरा के पूरा लगभग 80%, इस पूरे अग्र मस्तिष्क को भी अगर बांटे अपन, अगर 100% माने, तो अगर ये मान लिए कि अगर ये 100% अग्र मस्तिष्क, तो इसका भी 80% तो अकेला प्रमस्तिष्क है, इसका भी 80% तो कौन है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, सेरिब्रम, ये अकेला जो प्रमस्तिष्क है ये 80% भाग है अग्र मस्तिष्क का। तो प्रमस्तिष्क यानी कि पूरे ब्रेन का लगभग 2/3 भाग, पूरे ब्रेन का लगभग 2/3 भाग। बहुत ध्यान से इसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है। तो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रमस्तिष्क, लगभग 2/3 भागों में ये 2/3 भाग जगह ये लगभग अकेला घेरता है। और जैसा कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में चर्चा करी कि एक गहरी खांस द्वारा 2 भागों में बटा होता है, और दोनों भागों को कहते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और इन दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जो एक रेखा जोड़ती है उस सिस्टम का या उस तंत्र का नाम है कार्पस कैलोसम। उस बिल्कुल वो एक जो डिवाइस मानो आप, उस डिवाइस का नाम है कार्पस कैलोसम। ठीक है, कार्पस कैलोसम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और प्रमस्तिष्क लगभग 2/3 भाग घेरता है, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। और कितने भागों में बटा होता है, तो 2 गोलार्धों में बटा होता है गहरी खांच के द्वारा। उस दोनों भागों को, उन दोनों भागों को जोड़ने वाली जो युक्ति है, संधि है, उस संधि का नाम है कार्पस कैलोसम। आई बात समझ यहां तक। नेक्स्ट डाइनसिपेलोन इसका भाग होता है प्रमस्तिष्क का, जिसके डाइनसिपेलोन के भी 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मोस्टली नीट तक भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तो सिर्फ हमने वही इंपॉर्टेंट कार्य देखा है जो यहाँ पर बार बार पूछा जाता है। ये वाला जो इंपॉर्टेंट कार्य है हाइपोथैलेमस का, वो है भूख प्यास और क्रोध का नियंत्रण केंद्र। यानी कि जो टेम्परेचर है, यानी कि जो भूख प्यास और जो क्रोध है, स्वभाव है, वो कहाँ से कंट्रोल होता है, तो वो हमारे हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से बहुत बार हाइपोथैलेमस का बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रोजेमिना और एक होता है कार्पोरा सेरिब्रम। लेकिन मध्य मस्तिष्क वो ब्रांच याद करने की जरूरत नहीं है, मेन जो बात है वो ये ध्यान रखनी है कि ये दृष्टि और श्रवण का नियंत्रण केंद्र है। यानी कि देखने का और सुनने का जो नियंत्रण केंद्र है एक तरह से मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भी 3 सब पार्ट होते हैं, इनके भी उपभाग होते हैं, और वो है जैसे कि अनुमस्तिष्क पहला, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो होता है ये लगभग शरीर का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है। और जो इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे बार बार क्वेश्चन बनता है, वो है शरीर का संतुलन। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जब किसी व्यक्ति के कोई दूसरा व्यक्ति आके पीछे की साइड यहाँ पर लकड़ी या सरिये की मार देता था, तो वो बिल्कुल उसको चक्कर आने लग जाते थे और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता था या मर जाता था। तो यानी कि उसका संतुलन बिगड़ जाता था। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो अगर वहां पर अनुमस्तिष्क को अगर चोट लग जाती है, तो वो वाली जो चोट होती है वो यहाँ डैमेज करती है अनुमस्तिष्क को और शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पोन्स। तो पोन्स में एक चीज आपको
खास बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये श्वसन का नियंत्रण के अंदर होता है। ठीक है, श्वसन का नियंत्रण के अंदर होता है। और नेक्स्ट है मेडुला, जो कि लास्ट पार्ट है, ये मेडुला ओब्लागेंटा है। इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उल्टी यानी कि वमन का नियंत्रण के अंदर है और मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, क्योंकि ये मस्तिष्क का लास्ट पार्ट है और इसके नीचे से यहाँ से बिल्कुल मेरुरज्जु या मेरुदंड स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो मस्तिष्क है इसको मेरुरज्जु से जोड़ने वाला जो लास्ट का पार्ट है वो है मेडुला ओब्लागेंटा। और मेडुला के बारे में कुछ विशेष बातें आगे भी है। मेडुला यानी कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का, बात का इंपॉर्टेंट रूप से आप यानी कि महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना, उसको याद करना कि मेडुला जो होता है, मेडुला ओब्लागेंटा जो होता है, ये बिल्कुल जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं हमारे शरीर में, जितनी भी इनवॉलंटरी जो प्रोसेस है, इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी का जो एक कंट्रोल सिस्टम है वो मेडुला होता है। जैसे कि श्वसन है, श्वसन के अंदर तो उसमें पोन्स में भी है, और लेकिन ये श्वसन इसमें भी पाया जाता है नियंत्रण के अंदर। धड़कन है, हृदय की धड़कन, और साथ में ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हमारे हिसाब से इसमें काम नहीं चलता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो इन सारी प्रोसेस का जो एक कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी कि जो एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, वो होता है मेडुला ओब्लागेंटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो भाग थे। एक तो होता है मस्तिष्क, जिसके सारे पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करे, डिटेल में चर्चा करी और इम्पोर्टेंटली सारे फैक्ट्स देखे। नेक्स्ट पार्ट आता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर एक लंबी संरचना होती है, और इसके मेन जो कार्य हैं वो ये देखिए आप कि मस्तिष्क के जितने भी उद्दीपन होते हैं, उद्दीपन यानी कि जो संकेत आते हैं, उनका ये संवहन करता है, यानी कि उनको आगे पहुंचाता है। लेकिन मेरुरज्जु का सबसे एक इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो है, हमने शुरू में भी डिस्कस करा, प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो बिल्कुल बहुत तेजी से होती हैं, किसी न किसी उत्तेजना की वजह से, बाह्य उत्तेजना की वजह से होती हैं। जैसे कि कई मतलब जो गर्म जगह है वहाँ छूने से, या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रोसेस जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो उससे बचने की कोशिश करती है। वो सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। जैसे कि अगर आंख में कुछ भी चला जाता है तो इतनी बहुत माइक्रो सेकेंड्स में पलक जो है वो झपक जाती है या आंखों को अपने आप बंद कर लेती है। तो वो सारी क्रियाएं कौन सी है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और उनका कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का जो कार्य है वो है मेरुरज्जु का। नेक्स्ट चलिए परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस ये जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इसमें कपाली तंत्रिकाएं जो कि 12 जोड़ी होती है, ये जरूर देना। कपाली तंत्रिकाएं कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और ये कपाल यानी कि कपाल से यानी कि मस्तिष्क से निकलेगी, मस्तिष्क से निकलकर बाहर के जो जितने भी पार्ट हैं यानी कि परिधीय जो अंग है, परिधीय अंग यानी कि सेंटर के अलावा जितने भी और पार्ट है, केंद्र के अलावा जितने भी बाहरी पार्ट है, उन पार्ट तक ये पहुंचती है। और एक होती है मेरु तंत्रिकाएं। तो तंत्रिकाएं कितने? ये दो तंत्रिकाओं का जरूर ध्यान रखना, इनकी संख्या कपाली तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं, और मेरु तंत्रिकाएं जो मेरुदंड के साथ साथ चलती है, मेरुरज्जु के साथ साथ चलती हैं, उनका नाम है 31 मेरु तंत्रिकाएं। और वो उनकी जो संख्या होती है वो होती है 31 जोड़ी। ये 31 जोड़ी इनकी संख्या होती है। और कपाली तंत्रिकाओं की संख्या पूछे तो 12 जोड़ी हैं। और नेक्स्ट इसका कार्य देखिए, जब मेरु तंत्रिका है, मेरु नाम से स्पष्ट है, कहां से निकलेगी? मेरुदंड से निकलेगी। और कहां जाएगी? परिधीय अंगों तक जाएगी। जाएगी तो दोनों की दोनों परिधीय अंगों तक, लेकिन कपाली तंत्रिकाएं कपाल से यानी कि मस्तिष्क से निकलेगी। और जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु से निकलती हैं। जाती कहां तक है? तो जाती है ये पेरिफेरल ऑर्गन्स यानी कि परिधीय अंगों तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस।
तीन सिस्टम होते हैं, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड सिस्टम होता है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, और उसी का भाग मान लो या चाहे अलग से भी मान लो ANS यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है ये लगभग एक दूसरे के मोस्टली अधिकांश अपोजिट कार्य करते हैं। अपोजिट कार्य कैसे है तो देखो, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि लार का जो निर्माण है उसे रोकता है, परंतु परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है, लार के निर्माण को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि पुतली का फैलाव यानी कि पुतली को फैलाता है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, उसे बिल्कुल सिकुड़ता है यानी कि संकुचित करता है। नेक्स्ट है हृदय गति को जब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाने की कोशिश करता है, अनुकंपी बढ़ाता है, तो परानुकंपी क्या करता है, मंद करता है। श्वसनिकाओं यानी कि फेफड़ों को फैलाने का जो कार्य करता है अधिक श्वास लेने के लिए अनुकंपी, तो परानुकंपी क्या करता है, उनको संकुचित करता है। पाचन को रोकता है, तो ये क्या करता है, पाचन को प्रेरित करता है। और ग्लूकोज के श्रवण को प्रेरित करता है। ये जो मैंने एरो डाल रखी है ये वो है कि यहां जो कार्य हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट कार्य कर रहा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दो जगह एरो नहीं है, ग्लूकोज के स्राव को ये प्रेरित करता है, ये पित्तरस के स्राव को प्रेरित करता है। और ये एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन जो हार्मोन होते हैं जो किडनी में होते हैं, जो फियर फाइट वाले जो हार्मोन भी हैं, ठीक है, वो वाले जो हार्मोन है उनको बढ़ाता है, इनका श्रावण बढ़ाता है कौन, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जो कर्माकुंचन गति होती है ये ईसोफेगस में होती है। ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली, जिसमें भोजन एक जगह से आगे बढ़ता हुआ जाता है, उस प्रोसेस का नाम है वहां पे कर्माकुंचन। कर्मानुकुंचन यानी कि एक बार सिकुड़ना एक बार फैलना, उसके माध्यम से आगे बढ़ता है भोजन। और मूत्राशय यानी कि जो ब्लडर होता है वो अगर शिथिलन अवस्था में है तो उसको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कर देगा, संकुचित कर देगा। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप एक क्विक रीडिंग कीजिए कि जस्ट अपोजिट कार्य यानी कि मोस्टली रूप से जस्ट अपोजिट कार्य करता है अनुकंपी का परानुकंपी। ठीक है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। एक्सलेंट। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी है अभी। मेरुरज्जु में ये संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो किसी उत्तेजना के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं और कहाँ होती है, हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में। इनके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है मार्शल हॉल। मार्शल हॉल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में बताया कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी बॉडी को किसी न किसी जो नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रोसेस होती है उससे बचाने की कोशिश करता है। वो एक अलग सिस्टम होता है और इस सिस्टम का बाद में नाम पड़ा प्रतिवर्ती चाप। क्या नाम पड़ा, प्रतिवर्ती चाप। यानी कि एक चाप बनता है, यानी कि एक सूचनाओं का एक ऐसी साइकिल बनती है, एक चाप के आकार की साइकिल बनती है
जिसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये मेरुरज्जु में संपन्न होती हैं, मेरुरज्जु में संपन्न होती हैं। और ऐसा देखा गया है कि लगभग 200 प्लस यानी कि 200 से तो ज्यादा प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की। एग्जाम्पल है जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत पीछे हटना। ये तुरंत जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुरंत जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है बहुत क्विकली होती है, बहुत रैपिडली ये प्रोसेस होती है। और ये जो सारी प्रोसेस होती है ये सूचनाओं के जिस प्रकार से प्रसार करती है, जिस प्रकार का एक डायग्राम बनाती है, आभासी डायग्राम, उस डायग्राम का नाम है प्रतिवर्ती चाप, जिसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। आपने भी ये 10th क्लास में देखा होगा। देखिए ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये एक एनसीईआरटी सार है, यानी कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है पूरी तरह से, बाहर से इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है मोस्टली, यानी कि अधिकांश तो जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ से उठाई गई है, एनसीईआरटी के सार से। तो सबसे पहले और मोस्टली मैं आपको यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम होते हैं वो एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। और आपने देखा है कि प्रतिवर्ती चाप या फिर न्यूरॉन यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है, वो ये जो सारी चीज़ें हैं हम एज इट इज़ हमने 10th स्टैंडर्ड में ये अच्छे से देखी हैं। आज ये कंपटीशन का एक पार्ट बन चुकी है, एक साइंस का एक ये पार्ट बन चुकी है, जिसमें तीनों ब्रांच आती हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स। आपने लेकिन देखा होगा कि इनका सबसे जो मेन पार्ट है, यानी कि ये 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कहाँ से अप्रोच करते हैं या कहाँ से वो किस सोर्स से वो उठकर आते हैं। तो उनका स्टैंडर्ड होता है 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हार्ड नहीं है, हमने उस टाइम भी इनको देखा है। उन्हीं चीज़ों को आज हम कंपटीशन के यानी कि 10th स्टैंडर्ड के तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल तक इन चीज़ों को देखते रहते हैं। यही सारी चीज़ें आरएस में, यही सारी चीज़ें यूपीएससी में, या जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल भी इन चीज़ों को देखकर ऐसे घबराना नहीं है कि ये सारी चीज़ें याद कैसे होगी। देखो ये कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें वही है जो हम 9th 10th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से आगे धीरे 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 एक बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस ज्ञान को अर्जित करते आ रहे हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सब्जेक्ट के अलावा, अगर कोई सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम नहीं है, जैसे कि 1st ग्रेड 2nd ग्रेड वाला एग्ज़ाम नहीं है, 3rd ग्रेड तक और पुलिस पटवारी कोई सा भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं 10+2 या 10th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन वाले, उन सब स्टैंडर्ड वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में जो साइंस का जो लेवल होता है वो 92-95% या 99% तक एक 10th स्टैंडर्ड का लेवल होता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हमने देखा कि ये एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनवॉलंटरी प्रोसेस होती हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये इतनी तेज़ी से होती है, इतनी रैपिड फॉर्म में ये होती हैं कि इनको प्रतिवर्ती चाप के रूप में समझा जा सकता है कि कितनी तेज़ी से ये सारी क्रियाएं होती हैं। और इनका स्थान है कहाँ पर, मेरुरज्जु में, और लगभग 200 प्लस प्रतिवर्ती क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत पीछे हटना, या आँख में कुछ कचरा या कुछ भी पड़ जाने पर पलक का तुरंत झपकना। आपने देखा होगा जो पलक झपकती है वो कितनी स्पीड से, कितनी माइक्रो सेकंड में समय लेती है मात्र, वो सारी प्रोसेस कैसी है, प्रतिवर्ती क्रिया है। इस सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को एक प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से हम समझेंगे। ये प्रतिवर्ती चाप भी आपने 10th स्टैंडर्ड में आराम से देखा है 10th क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट यह है प्रतिवर्ती चाप। क्या है प्रतिवर्ती चाप? ये जो प्रतिवर्ती चाप है, ये प्रतिवर्ती चाप कैसे, तो देखो ये है बिल्कुल मेरुरज्जु हमारी पूरी। इस मेरुरज्जु के लिए, ये मेरुरज्जु है, इस मेरुरज्जु से 2 प्रकार की कोशिकाएं निकलती है, तंत्रिका कोशिका। देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। उन 3 प्रकार में से पहला था संवेदी तंत्रिका कोशिका। यह है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये देखिए ये है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या करेगी, तो देखो जैसे कि मान लो ये हाथ है, ये हाथ बिल्कुल गर्म भाप के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से क्या होता है कि एक संकेत जाता है। ये ग्राही ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ये ऑर्गन ही सबसे पहले इस भाप को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ से सूचनाएं जाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। ये सबसे पहले जाती है मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से मस्तिष्क में भेज दी जाती है, और मस्तिष्क संदेश देता है वापस
कि इस हाथ को यहाँ से हटा लिया जाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वो जो वापस जो संदेश भेजता है, उस संदेश को कौन लेकर जाता है, हमने डिटेल से चर्चा करी है। इस संदेश को कौन लेकर जाएगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो ये वाली जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं है, इस संदेश को लेकर आएगी और इस हाथ को हटा लेगी। तो यहाँ से प्रोसेस चल रही है, यहाँ से वापस आकर खत्म हो रही है, ये एक चाप बना रही है और इस चाप को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। इसको एक बिल्कुल ऐसे हाथ के माध्यम से समझा गया है कि यहाँ से अगर मेरा हाथ अगर भाप पे या किसी गर्म वस्तु को छू लेता है, तो ये मेरा जो पूरा हथेली वाला जो पोर्शन है, ये ग्राही अंग है, यानी कि ये ग्रहण कर रहा है इस सूचना को, इसको संवेदना को। यहाँ से संवेदी कोशिकाएं जो होती हैं, यहाँ से इस भाप को, इस गर्म संवेदना को लेकर जाएगी मेरुरज्जु के पास और मेरुरज्जु से मस्तिष्क में। मस्तिष्क वापस संदेश देता है और वहां से जो संदेश आता है मेरुरज्जु के माध्यम से, तो वापस इस हाथ पे जो सूचनाएं लेकर आएगी, यानी कि संदेश लेकर आएगी, वो संदेश लेकर आने वाली तंत्रिका कोशिका का नाम है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। जबकि जो संदेश सूचनाएं जो लेके जाएगी वो कौन है, संवेदी। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इसको एक हाथ के माध्यम से समझाया गया है। ये है एक प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, ये प्रतिवर्ती चाप। रिफ्लेक्स जो आर्क होता है वो होता है प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मस्तिष्क से संबंधित या तंत्रिका तंत्र से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, ब्रेन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, उनमें मुख्य जो रोग देखने को मिलते हैं उनका नाम है, एक तो होता है पार्किंसन रोग, एक होता है डिसलेक्सिया रोग, एक होता है मेनिंजाइटिस, ये पूछा गया है। और नेक्स्ट तो जरूर से जरूर पूछा गया है इंसेफेलाइटिस, यानी कि मस्तिष्क का शौक। एक होता है मिर्गी, यानी कि जो एपिलेप्सी होते हैं, मिर्गी के दौरे, ये एक मस्तिष्क से संबंधित और जो नर्वस सिस्टम होता है इससे संबंधित एक बीमारी होती है। नेक्स्ट है हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग एक होता है मस्तिष्क पक्षाघात, यानी कि ब्रेन हेमरेज हो जाना या किसी न किसी मस्तिष्क में किसी न किसी तंत्रिका का डैमेज हो जाना, ये क्या कहलाता है, मस्तिष्क पक्षाघात। और एक होता है अनिद्रा, यह भी एक मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी होती है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बचता है, तो एक बार देख लीजिए बीमारियां कौन कौन सी है। पार्किंसन डिजीज होती है, डिसलेक्सिया होती है, मेनिंजाइटिस होती है, इंसेफेलाइटिस होती है, मिर्गी होती है, हंटिंगटन होती है, मस्तिष्क शोथ होता है और जिसे मस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं, और एक अनिद्रा होता है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, सारे जो रोग हैं, ये जो रोग है मस्तिष्क से संबंधित रोग है। नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट जो हमारे पास स्लाइड बची है, इसमें कुछ चीज़ों की फुल फॉर्म पूछ भी ली जाती हैं और उनका रिलेशन पूछ लिया जाता है, जैसे कि ईसीजी। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कार्डियो जो वर्ड है वो कार्डियक से बना है, और कार्डियक वर्ड किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, कार्डियक पेशियां किसमें पाई जाती हैं, हृदय में। तो ईसीजी किससे संबंधित है, हृदय की गति को चेक करने से संबंधित है। नेक्स्ट आता है ईईजी, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ईसीजी का नाम तो बहुत प्रचलित है, इसलिए सबने सुन रखा है, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी वगैरह सबके नाम सुन रखे हैं। लेकिन एक होता है ईईजी, और ईईजी का नाम होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ईसीजी और ईईजी में बिल्कुल विभेद आपको सही से समझना है। ईईजी का संबंध होता है मस्तिष्क से, यानी कि ब्रेन की जो कंडीशन होती है उसको चेक करा जाता है, और हार्ट की जो कंडीशन होती है उसको ईसीजी से या ईसीजी के माध्यम से चेक करा जाता है। तो ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक होता है पेसमेकर। देखिए जब एचआर कम हो जाती है, यानी कि हार्ट रेट यानी कि हृदय धड़कनें कम हो जाती हैं, तब एक कृत्रिम रूप से एक पेसमेकर नाम का एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, वो लगाई जाती है, एक डिवाइस है। ये एक क्या है, डिवाइस है। इस डिवाइस को लगाने से जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। हार्ट रेट यानी कि हृदय धड़कनें जो होती हैं बढ़ जाती है। और एक होता है सीटी स्कैन, ये तो पूरे लगभग पूरी बॉडी का चेकअप होता है। फिर भी सबसे ज़्यादा इसका जो चेकअप किया जाता है जिस रोग के रूप में या जिस मतलब सिस्टम के लिए
इसका यूज़ किया जाता है उसका नाम है मस्तिष्क, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्रेन या फिर हृदय से संबंधित चीज़ों का उनके बारे में जो कमियां होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, डेफिशिएंसी होती हैं, उन डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक बार वापस देख लीजिए, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, पेसमेकर जो कि हृदय में लगाया जाता है, आर्टिफिशियली लगाया जाता है। आर्टिफिशियली एक डिवाइस होता है, कृत्रिम रूप से एक युक्ति होती है, कृत्रिम युक्ति, और एक होता है सीटी स्कैन। नेक्स्ट एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं वापस। देखिए, तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने देखा, इसका अध्ययन न्यूरोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। उसमें हमने देखा मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र में हमने देखा कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, और मानव शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरॉन जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी यानी कि कोशिकाएं, एक्सोन यानी कि तंत्रिकाक्ष, ध्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स। कोशिकाएं यानी कि जो कि सबसे मुख्य पार्ट होता है, निसेल्स के कण इसमें पाए जाते हैं, ध्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स। नेक्स्ट चलते हैं नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। मुख्यतः 2 भाग, केंद्रीय, परिधीय। केंद्रीय कितने? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय जिसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, और हमने देखा है अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी के एक दूसरे के अपोजिट कार्य। और हमने देखा है कि ऐच्छिक तंत्रिका जो तंत्र होता है इसमें ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, संवेदी जो सूचनाओं को लेकर जाती हैं, सेंस को यानी कि संवेदनाओं को ये लेके जाती हैं, और प्रेरक यानी कि जो वापस मस्तिष्क जो संदेश आते हैं उन संदेशों को लेकर आती है, वो मोटर न्यूरॉन का कार्य होता है, यानी कि प्रेरक तंत्रिका का कार्य होता है। नेक्स्ट है ध्रुमाक से मतलब न्यूरॉन का डायग्राम यानी कि तंत्रिका कोशिका का डायग्राम, जो डेंड्राइट्स, कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष, ये 3 इसके मुख्य भाग होते हैं। इस कोशिकाएं के बीच केंद्रक होता है, इसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको निसेल ग्रेनुअल कहते हैं या निसेल के कण कहते हैं। और हमने देखा कि इस पूरे एक्सोन पर कुछ स्ट्रक्चर होती है, ये जो बड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ब्लैक बॉर्डर वाली पूरी है ना, ये वो स्वान इसका नाम है माइलिन का शीथ यानी कि माइलिन आवरण, और इनके बीच जो ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पॉइंट या ब्लैक सेल दिख रही है छोटी छोटी, इनका नाम है श्वान कोशिकाएं। और 2 माइलिन आवरणों के बीच यानी कि जैसे ये और इस माइलिन आवरण के बीच ये जो छोटा सा सेक्शन बचा है, इस वाले सेक्शन को कहते हैं रेनवियर के नोड। और लास्ट में होती है सिनेप्टिक पुटिकाएं। सिनेप्टिक जो नोबिल्स होती हैं, सिनेप्टिक जो नोड होते हैं, उन नोड के माध्यम से दूसरी तंत्रिका कोशिका आगे जुड़ेगी और संदेश ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिनेप्स यानी कि सिनेप्सिस प्रक्रिया, जिसके माध्यम से 2 न्यूरॉनों के मध्य सूचना स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार, किसके आधार पर? एक्सोन के आधार पर। हमने देखा एक ध्रुवीय जिसमें सिर्फ एक एक्सोन, द्विध्रुवीय जिसमें एक एक्सोन प्लस एक ध्रुमिका, बहुध्रुवीय जिसमें एक एक्सोन प्लस अनेक ध्रुमिकाएं। नेक्स्ट चलते हैं तंत्रिका कोशिकाएं कार्य के आधार पर। इससे पहले एक्सोन के आधार पर थी, कार्य के आधार पर संवेदी, मध्य और चालक। मोस्टली ध्यान रखना है संवेदी यानी कि सेंसरी, और दूसरी ध्यान रखना है चालक यानी कि मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है वही डायग्राम, फिर मस्तिष्क का डायग्राम। ये जो बाहर का लगभग पूरा आवरण दिख रहा है ये तो अकेला अग्र मस्तिष्क के लिए यानी कि 80% लगभग ये भाग होता है, और इसका भी अगर 80% भाग पूछा जाए तो वो होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। और एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क, जिसके 3 भाग होते हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क मेरुरज्जु के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य, फिर पश्च। फिर देखेंगे अगर मस्तिष्क यानी कि अगर मस्तिष्क अपने आप में 100% है तो उसका भी 80% कौन हो गया? मध्य मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क को देखा जा सकता है लगभग 2/3 भाग में, और एक गहरी खांच द्वारा, सल्कस द्वारा ये 2 भागों में डिवाइड होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इन दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली जो एक युक्ति होती है, जो संधि होती है, उस संधि का नाम है कार्पस कैलोसम। डाइनसिपेलोन इसका दूसरा भाग होता है, और डाइनसिपेलोन के भी 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है थैलेमस, लेकिन दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। लेकिन जो ध्यान रखना है वो हाइपोथैलेमस के बारे में मुख्यतः ये कि ये भूख, प्यास और
क्रोध, निद्रा आदि का ये कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि नियंत्रण केंद्र। मध्य मस्तिष्क यानी कि दृष्टि और श्रवण का नियंत्रण केंद्र। पश्च मस्तिष्क यानी कि फिर से इसके 3 पार्ट, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। अनुमस्तिष्क जो कि संतुलन का कार्य करता है, पोन्स जिसमें कि न्यूमेटिक सेंटर होता है यानी कि श्वसन केंद्र होता है, और मेडुला ओब्लोंगेटा जिसके अंदर वमन यानी कि उल्टी का नियंत्रण केंद्र भी होता है, और ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। और नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रियाओं का ये केंद्र होता है, जैसे कि चाहे श्वसन हो, धड़कन हो, रक्तदाब आदि जो सारी जो अनैच्छिक यानी कि जो इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है, इन सबका एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसका नाम है मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, मेरुरज्जु सेकंड पार्ट। मस्तिष्क तो हमने पढ़ ही लिया, मेरुरज्जु पढ़ेंगे। मेरुरज्जु में 42 से 45 सेंटीमीटर लंबी एक ये संरचना होती है, और बिल्कुल मेरुदंड जो कि रीढ़ की हड्डी होती है उसके पीछे पीछे एक तंत्रिकाओं के जोड़े, बहुत सारी तंत्रिकाओं के माध्यम से ये गुजरती हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है मस्तिष्क के उद्दीपनों का शमन करना है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके 2 पार्ट होते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाओं का ध्यान रखना 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिकाओं का ध्यान रखना 31 जोड़ी। नेक्स्ट एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और इसके 2 भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। इनके बारे में काफी डिटेल से हमने चर्चा करी है। मेरुरज्जु में कंप्लीट होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उत्तेजना के अकॉर्डिंग होती है, और मार्शल हॉल जो होती है, मार्शल हॉल जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इनको सबसे पहले डिफाइन करा, और 200 प्लस इनकी संख्या है। और गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत पीछे हट जाना, या आंख में कचरा जाने पर पलक का तुरंत झपकना, ये सारी जो प्रोसेस है, सारे जो एग्जाम्पल है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के एग्जाम्पल है। और प्रतिवर्ती चाप को हमने ढंग से समझा है। प्रतिवर्ती चाप जो कि संवेदी कोशिकाएं सूचना लेकर जाती हैं, फिर मेरुरज्जु के पास जाने के बाद जब मस्तिष्क से वापस जो संदेश आते हैं, उन संदेशों को लेकर आने वाली जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं वो कौन होती है? प्रेरक। लेकर कौन जाती है? संवेदी। लेकर कौन आता है? प्रेरक। इस प्रेरक के लेकर आने के बाद जो एक्शन होता है, वो एक्शन शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, यानी कि गर्म जगह से हाथ हटा लिया जाए, वरना यहाँ पर कुछ हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, रोग होते हैं पार्किंसन, डिस्लेक्सिया, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, मिर्गी, ठीक है, और हंटिंगटन, मस्तिष्क पक्षाघात और अनिद्रा। और नेक्स्ट है ईसीजी, ईईजी, पेसमेकर और सीटी स्कैन। उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। हमने लगभग कम समय में क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से बहुत अच्छे से इसमें डिटेल से चर्चा करी है, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को तो हमने बिल्कुल और भी ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर चर्चा की है। ये सारी जो स्लाइड्स है, इनकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारी 4th क्लास थी, ऐसे ही लगभग कंटिन्यू क्लास रहेगी मेन टॉपिक्स की। बाद में जो जितने भी क्लास होगी वो एमसीक्यू की रहेगी। एमसीक्यू के माध्यम से सारे टॉपिक्स पटवार 2025 को कवर किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।